Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the digestion and absorption. So the first of all I would like to discuss about what is the exact definition of digestion and human digestive system. Information regarding the human digestive system. फिर विद्यार्थियों जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे व्हाट आर द वेरियस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स व्हिच बी टेक इन द फॉर्म ऑफ फूड। जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, दे नीड्स फॉर डाइजेशन। जैसे प्रोटीन है, इनको पाचन की आवश्यकता होती है, फैट है, इनको डाइजेशन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको डाइजेशन की आवश्यकता होती है, न्यूक्लिक एसिड है, इनको पाचन की आवश्यकता होती है। तो देयर आर सम फूड मटेरियल दे नीड्स फॉर डाइजेशन। कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको पाचन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वे कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनको सिंपल फार्म में कन्वर्ट होना अति आवश्यक है। अगर वो सिंपल फार्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। लेकिन जैसे विटामिन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, दे डू नॉट नीड डाइजेशन बिकॉज दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द बॉडी। अब देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू दियर सिंपलर वंस। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द केमिकल प्रोसेस, पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, इन व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, जिसमें भोजन के जो जटिल स्वरूप होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस। पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के जो जटिल स्वरूप होते हैं वे साधारण स्वरूपों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव की पाचन तंत्र की। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का पाचन तंत्र किससे किससे मिलकर बना होता है? देखिए, when we are talking about the human digestive system, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इट इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं? मानव के पाचन तंत्र के अंतर्गत पाए जाती हैं आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। उसमें पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग जो होती है, प्रारंभ जो होती है, माउथ से होती है और एनस पर ख़त्म होती है। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट, और निम्न हिस्सों में जो है वो विभक्त होती है। जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है, जिसे मुखगुहा कहते हैं, माउथ कैविटी मुखगुहा कहते हैं, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, स्टमक आमाशय है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आप इसमें आप बड़े आराम इजीली में देख सकते हैं। ये आपका आहार नाल है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वेरी वेल द डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। जैसे ये माउथ है, देख रहे हैं, माउथ है। एपिग्लॉटिस क्या है? क्योंकि माउथ के बाद आपका फेरिंग्स, माउथ के बाद आपका फेरिंग्स आएगा, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से दो नलिकाएं निकलती हैं, एक एयर को ले जाती है, वायु को ले जाती है, और एक जो है जिसमें भोजन आगे बढ़ता है। जिसमें भोजन आगे बढ़ता है उसको जो कवर करते हैं, उसको जो ढकते हैं, उसके ओपनिंग को कहते हैं गुलेट, जो इसमें दिखाया नहीं गया है। और जो विंड पाइप होती है,
उसको ढकते हैं, उसको कवर करती है। उसकी ओपनिंग को ग्लाटिस कहते हैं, और ग्लाटिस जो है कवर्ड होती है एक स्ट्रक्चर से, इसको इपीग्लाटिस कहते हैं। उसके बाद लायरिंग्स है, एसोफेगस है, ये लीवर है, ये स्प्लीन है। फायरिंग्स के बाद ये एसोफेगस आ जाएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लीवर है, ये स्प्लीन है, स्टमक है। स्टमक के यू शेप्ड कर्व होगा, इसके बीच में पेंक्रियास होगा, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होगा। जहाँ पर स्टमक खत्म होगा उसके बाद इंटेस्टाइन यू शेप्ड में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन यू शेप्ड में जो है फोल्ड हो जाती है। यू शेप्ड के स्ट्रक्चर को ड्यूडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ड्यूडेनम। उसके बाद फिर आगे बढ़ करके कन्वर्ट होगा उसका अगला पार्ट जेजनम, फिर उसके बाद अगला लास्ट पार्ट होता है इलियम। तो 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। उसके बाद आपका आ जाएगा ये अपेंडिक्स का पार्ट है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कोलन है, ये रेक्टम है और ये नस है। ठीक है, ये एनल इन स्फिंक्टर है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असेंबली। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, इसके अंतर्गत है सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में पाई जाती हैं। इसके अलावा लीवर है, दिखाया गया है। इसके अलावा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर पाई जाती हैं। पैंक्रियास है जो यू शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है, पैंक्रियास, यू शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में पैंक्रियास पाया जाता है, इसको अग्नाशय कहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच वी हैव एक्सप्लेन हियर। अब हम बात करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ विल लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। टाइप ऑफ डाइजेशन, बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे हम थोड़ा सा। अब हम बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन कितने बेसिक टाइप के होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन के बेसिक टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के डाइजेशन होते हैं। बेसिक टाइप ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट वन इज द इंट्रासेलुलर, सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर कोई पूछता है डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2 प्रकार के। पहला क्या है, अंतःकोशीय पाचन। दूसरा क्या होता है, बाह्यकोशीय पाचन। ठीक है, in case of intracellular digestion, the digestion of food materials occur within the cell। अंतःकोशीय पाचन में क्या होता है, भोजन का जो डाइजेशन होता है उस सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे आपका प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, इसके जस्ट पहले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है। इन केस ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, द डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल अकर्स विद इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल इज that is made up of cell. So what happen here, the digestion of the food material occurs within the cell, so the process of digestion will be intracellular। extracellular digestion क्या है, एलिमेंट जब भोजन का डाइजेशन आहार नाल में होता है, एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड ऑफ द सेल। जब भोजन का पाचन कोसा के बाहर आहार नाल में होता है तो उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू द मैमल। और एक होता है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा मिक्स टाइप ऑफ डाइजेशन जो पाया जाता है फाइलम सेलेंटेटा में। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल की बात करेंगे हम। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैमल की बात करेंगे।
अब आपको समझना होगा कि मैमल के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन मैमल का मतलब होता है स्तनधारियों के अंदर भोजन के पाचन की कार्य की। इट मीन्स हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स विद इन द एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ ह्यूमन। मानव के अंदर कैसे जो है आहार नाल के अंदर भोजन का पाचन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर द लिखा है तो दिखाते हैं आपको कि ये लिखा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का मतलब होता है पाचन की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बोथ फिजिकल एंड केमिकल अकर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टार्टेड इन द बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं पाचन की प्रक्रिया, चाहे वो पाचन की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक भौतिक होती है, एक रासायनिक होती है। पाचन की प्रक्रियाएं दोनों भौतिक और रासायनिक जो होती हैं वो बॉडी यानी आहार नाल के डिफरेंट हिस्सों में पाई जाती हैं। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में। सो द फर्स्ट वन इज द फिजिकल डाइजेशन। पहला है भौतिक पाचन। फिजिकल डाइजेशन में क्या है? मस्टिकेशन है, चबाना है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड कंपोनेंट इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। जितने भी भोजन के बड़े बड़े कंपोनेंट हैं उनको छोटे छोटे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मीन्स द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स। इसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं सैलाइवा। सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं जो सैलाइवा सीक्रेट करती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स जो है चीक्स में पाई जाती हैं जो सैलाइवा या लार का सिक्रीशन करती हैं, और इसमें जो होती हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन का डाइजेशन करते हैं। इन ह्यूमन तीन जोड़ी जो है सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैरोटिड जो कि चीक्स में पाई जाती है, सब मैंडिबुलरिस या सब मैक्सिलरीज जो है बिलो मैक्सिला यानी जहाँ अपर जा और लोअर जा का जंक्शन पाया जाता है वहाँ पे पाई जाती हैं। सब लिंगुअल जो होती है बिलो द टंग्स। सब लिंगुअल जो होती है जीभ के नीचे पाई जाती है। इन साइड द जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन के बगल में पाई जाती है। इनसाइड द जाइगोमेटिक बोन लिखा है यहाँ ZYGOMATIC। तो सब लिंगुअल जो है वो जीभ के नीचे पाई जाती है, जाइगोमेटिक बोन के बगल पाई जाती है। क्योंकि हम मैमल की बात कर रहे हैं तो मैमल में एक एक्स्ट्रा सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसका नाम है जाइगोमेटिक। ये चीक्स में पाई जाती है जो ह्यूमन में एब्सेंट होती है। तो कुल मिला के मानव में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन रैबिट में जो है वो 4 पाई जाती है। जैसे मैमल में 4 पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा होती है जाइगोमेटिक रैबिट में या अदर मैमल में, जो कि ह्यूमन में एब्सेंट होती है। ह्यूमन में 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। आगे बात करते हैं अब, लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा की बात करेंगे। सैलाइवा क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सैलाइवा का मतलब होता है सैलाइवा के सैलाइवा का मतलब जो लार होती है उसके संगठन की बात करेंगे। सैलाइवा का pH 6.8 होता है, जिसमें वाटर जो है 99.5% होते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं 0.5% होते हैं। सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट ये सब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये सब एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। थायोसाइनेट है, ये भी एंटी माइक्रोबियल है। इसके अलावा म्यूसिन या म्यूकस भी पाया जाता है। इसका मतलब लार के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डाइजेशन इन माउथ कैविटी। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं वो जो भी भोज्य पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। द फूड मटेरियल्स व्हिच वी टेक इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट इज कंसिस्ट ऑफ आइदर द प्रोटीन और द फैट और द कार्बोहाइड्रेट।
सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले स्टार्च है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट का, जैसे मान लीजिए माउथ कैविटी में जो हमारा मुख गुहा है उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है, ना तो प्रोटीन का होता है और ना ही फैट का होता है। तो ओनली द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स विद इन द बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी। उसमें जो स्टार्च होती है जो एक पॉलीसेकेराइड है, उस पर टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है पायरोटिड ग्लैंड से, इसको सैलाइवरी माइलेज भी कहते हैं। ये स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक डाइसेकेराइड है, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। तो मैक्सिमम स्टार्च डाइजेशन अकर्स विद इन द माउथ कैविटी। लगभग 30% स्टार्च का जो डाइजेशन होता है माउथ कैविटी में हो जाता है, मुंह गुहा में ही हो जाता है। जैसे मुंह के अंदर आप डालेंगे स्टार्च तो 30% वो डाइजेस्ट हो जाती है। किसकी मदद से? सैलिवरी माइलेज एंजाइम की या टाइलिन की मदद से, जो कि पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होती है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। नाउ फॉर्म ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू बोलस। अब क्या होगा? क्योंकि जैसे आप भोजन मुंह में लेंगे तो सबसे पहले आप चबाएंगे, तो चबाते समय उसका जो है मैस्टिकेशन होगा, इसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। फिर टाइलिन एंजाइम या सैलाइवरी माइलेज की मदद से जो स्टार्च है, जो पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो रासायनिक पाचन भी हो गया। सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन, भौतिक और रासायनिक पाचन के पश्चात जो भोजन का स्वरूप है बदल जाता है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए न्यू फार्म दैट इज नोन एज बोलस। अब भोजन लुगदी जैसे हो जाता है। नाउ बोलस रीचेज इनटू द फायरिंग्स एंड इज स्वालोड इट। अब जो बोलस है वो ग्रसनी में आता है और उसको फिर निगल लिया जाता है, और निगलने के प्रोसेस को डिग्लूटिनेशन कहते हैं। इस निगलने की प्रोसेस को डिग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी डिग्लूटिनेशन वाले पूछते हैं। डिग्लूटिनेशन में स्वालोइंग, निगलना, फायरिंग से एसोफेगस के बीच का जो रास्ता होता है, ग्रसनी से हम निकलते हैं, ग्रसनी के बाद आप आई जाती है एसोफेगस। ये ओनली द कंडक्टिंग पार्ट होता है, केवल एक जोड़ने वाला पार्ट होता है। नो डाइजेशन अकर्स इन द एसोफेगस ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम। एसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता क्योंकि एंजाइम का अभाव होता है। नाउ बोलस रीचेज इनटू द स्टमक। अब बोलस कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, तो अब बोलस जो है वो स्टमक के अंदर पहुँच जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स दैट अकर्स विद इन द स्टमक। अब हम बात करेंगे कि भोजन का पाचन जो है स्टमक के अंदर कैसे होता है। विद इन द स्टमक, जो स्टमक होते हैं उनके अंदर भी भोजन का दोनों प्रकार का पाचन होता है। जैसे माउथ के अंदर भौतिक भी हुआ, रासायनिक भी हुआ। भौतिक के अंदर आपने माउथ में क्या हुआ, मुंह के अंदर आप दांतों के द्वारा भोजन को काटते हैं, फिर उसको चबाते हैं, तो फिजिकल डाइजेशन हो जाता है। फिर टाइलिन या सैलिवरी माइलेज के द्वारा जो स्टार्च होती है वो कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज में, तो दैट इज केमिकल डाइजेशन। एज लाइक द बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर्स इन द माउथ कैविटी और वक्कल कैविटी। जैसे भौतिक और रासायनिक पाचन जो है वो वक्कल कैविटी या मुंह गुहा में होता है, वैसे एज इट इज यहाँ स्टमक में भी बोथ फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होंगे। फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होता है, एज वेल एज स्टोरेज। स्टमक एक काम और भी करता है, भोजन का स्टोरेज भी करता है, भंडारण भी करता है। फिजिकल डाइजेशन मीन्स पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है जो स्टमक की मसल्स होती हैं, जो स्टमक की स्मूथ मसल्स होती हैं, उसमें पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रमाकुंचन, संकुचन होता है, एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। और भोजन का जो है यांत्रिक पाचन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो म्यूकोसा के स्टमक में पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। स्टमक की जो वाल होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। 4 तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिंथेसाइज करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, एंड दिस गैस्ट्रिक जूस विल बी सिंथेसाइज बाय द फोर काइंड ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक ऑक्जेनेटिक सेल होती है, चीफ सेल होती है, अर्जेंटाफिन सेल होती है, एक म्यूकस सेल होती है। म्यूकस सेल जो है म्यूकस बनाती है,
ऑक्जेनेटिक सेल या पायराइटल सेल जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिंथेसाइज करती है। चीफ सेल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालती है। अर्जेंटाफिन सेल के वर्क अभी बहुत क्लियर नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच 1.5 से 3 होता है। जो मुख्य एंजाइम चीफ सेल में पाए जाते हैं वो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। तीनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट डाइजेशन में मदद करता है। इसके अलावा एचसीएल निकलता है किससे? ऑक्जेनेटिक सेल से या पायराइटल सेल से। एचसीएल की वजह से भोजन का मीडियम एसिडिक मीडियम हो जाता है। पहला बात तो एचसीएल का फंक्शन है कि भोजन इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल होता है। जितने भी कुछ बचे खुचे माइक्रोब्स, पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो पाचन है वो माउथ में ही हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है उसमें थायोसाइनेट या लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माउथ कैविटी में ही किल कर देते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया के संयोग से बच भी गए और पहुंच गए स्टमक तक, तो स्टमक में पहुंचने के पश्चात जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन लेता है और जो भी बचे खुचे माइक्रोब्स हैं उनको स्टमक के अंदर जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा इट एक्टिवेट्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम। जैसे पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फार्म में जो है निकलता है, तो इस पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से पेप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे है अब क्या है प्रोरेनिन। रेनिन क्या है? प्रोरेनिन इनएक्टिव फार्म में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है रेनिन एक्टिव में। ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक। अब प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले, अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन कहीं हुआ नहीं था, अब पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होने जा रहा है। प्रोटीन जो है पेप्सिन की मदद से कन्वर्ट हो जाती है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। इसके अलावा आप जानते हैं केसीन एक मिल्क प्रोटीन होती है, इस पर रेनिन एंजाइम का एक्शन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी पैरा केसीन में। अब पैरा केसीन जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये केसीन कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात तो केसीन एक मिल्क प्रोटीन है, इसको फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। केसीन एक मिल्क प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं केसीन। इसको फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। इस केसीन प्रोटीन को तोड़ता कौन है? रेनिन एंजाइम। रेनिन सबसे पहले केसीन को कन्वर्ट कर देता है पैरा केसीन में। फिर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में पैरा केसीन जो है कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम पैरा केसीनेट में, जिसको कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ मिल्क है, दूध का थक्का बनना, इसको कर्ड या दही कहते हैं। अब क्या होगा, ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट जो है पेप्सिन की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। इस तरह से जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? केसीन जो कि मिल्क प्रोटीन है वो टूट जाती है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। इसके पहले हम जो नेटिव प्रोटीन है वो भी कन्वर्ट हो जाती थी किसमें? पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। तो इस तरह से जो मिल्क प्रोटीन है वो भी कन्वर्ट हो गई पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। जो हमारी मेन या नेचुरल प्रोटीन है वो भी कन्वर्ट हो गई पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। अब बचा थर्ड जो है लाइपेज, मतलब वो फैट का डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में, उसकी बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम बताएंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आज इतनी ही चर्चा करेंगे हम। अब आगे देखिए, थर्ड है गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरा एंजाइम जो पाया जाता है स्टमक के अंदर उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज इज द फैट स्प्लाइटिंग एंजाइम। बट जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक के अंदर फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है। ओनली द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फैट अकर्स इन द स्टमक। स्टमक के अंदर केवल वसा का आंशिक पाचन होता है, फैट का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होता है, बहुत कम होता है, आंशिक होता है। क्यों? पहली बात तो फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब
अब क्वेश्चन इस बात का है कि फैट का डाइजेशन स्टमक में बहुत कम क्यों होता है। इसके दो रीज़न हैं। क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पहली बात तो प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन फैट इज नॉट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली, सो ओनली ए लिटिल डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक। ठीक है। फैट को डाइजेस्ट होने के लिए पहले जो फैट के बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हेन द लार्ज मालिक्यूल्स ऑफ द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मालिक्यूल्स, they getting more and more surface area for the enzyme action. That's why the proper digestion of the fat occurs. कुल मिलाकर के प्रॉपर इमल्सिफिकेशन के बगैर फैट का डाइजेशन होना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इमल्सिफिकेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि इमल्सिफिकेशन करते हैं कौन, सोडियम टायरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, जो कि बाइल साल्ट है। तो बाइल पाया जाता है गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ बाइल मिलेगा नहीं और फैट का इमल्सिफिकेशन होगा नहीं। फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन बहुत कम होगा। प्रॉपर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अकर्स इन द ड्यूडेनम बाय द बाइल साल्ट। फैट का प्रॉपर इमल्सिफिकेशन जो है बाइल साल्ट के द्वारा होता है ड्यूडेनम में, और बाइल साल्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टाउरोकोलेट। ओनली इमल्सिफाइड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। केवल इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं उनका ही डाइजेशन जो होता है स्टमक में होता है। इमल्सिफाइड फैट कौन है, जैसे आपका चीज़ है, पनीर है, बटर है। देयर इज नो फैट डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक एज लाइक ऑयल एंड घी। ऐसे फैट जैसे ऑयल हैं, घी है, इनका डाइजेशन जो है स्टमक में नहीं होता है। तेल है, घी है, विदाउट प्रॉपर इमल्सिफिकेशन, बिना प्रॉपर इमल्सिफिकेशन के ऑयल या घी जैसे फैट जो हैं इनका डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता है। जो इमल्सिफाइड फैट है जैसे आपका पनीर है, चीज़ है, आपका बटर है, इनका डाइजेशन तो हो जाएगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इमल्सिफाइड। लेकिन जो इमल्सिफाइड फैट नहीं है जैसे आपका घी है, ऑयल है, इनका डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नाउ द स्टमक कन्वर्ट्स फूड इनटू काइम। अब स्टमक क्या होता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन इट कन्वर्ट्स फूड इनटू द काइम। भोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है काइम या लेई जैसे पदार्थ में बाई द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। तो भौतिक और रासायनिक पाचन के पश्चात भोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जाकर के अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है काइम में। तो यहाँ तक के आज हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल टिल द स्टमक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। So it is very clear that in the stomach protein digestion occurs. In stomach only the little fat digestion occurs, but no carbohydrate digestion occurs here. तो इस तरह से स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन पहली बात तो प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है, फैट का डाइजेशन बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ऑलरेडी जो है माउथ से स्टार्ट हो चुका है। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, करना मत भूलिएगा। पुनः थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।